आज हम पढ़ने वाले हैं डेस्मोप्रेसिन के बारे में। डेस्मोप्रेसिन जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DDAVP। DDAVP में डी क्या होता है? 1 डी अमीनो। फिर दूसरा डी क्या होता है? D8 डी आर्जिनिन। और AVP इज द वैसोप्रेसिन। तो अब बात करें DDAVP और डेस्मोप्रेसिन, तो ये एक सिंथेटिक एनालॉग होता है वैसोप्रेसिन का, जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं या ADH, जो कि सिर्फ V2 रिसेप्टर पे काम करता है और V1 रिसेप्टर पे काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हम लोग ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारे यूरिनरी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो मेन यूज होता है वो होता है नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस में, डायबिटीज इंसिपिडस में, इन केस ऑफ हिमेचूरिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में। अब ये काम कैसे करता है? जो वैसोप्रेसिन होता है वो जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं उस पे V2 रिसेप्टर्स होता है और उन पे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद वो एक्वापोरिन 2 इंसर्ट करता है, जिससे कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और यूरिन जो रहता है वो कंसंट्रेट हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो एंडोथेलियल सेल्स होती है उन पे भी एक्ट करता है और वॉन विलिब्रेंड फैक्टर और फैक्टर 8 दोनों का रिलीज बढ़ा देता है, जिससे कि ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। इसका V1 रिसेप्टर पे कोई एक्टिविटी नहीं होता है, इसलिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराता है। अब बात करें इसकी हाफ लाइफ की, तो ये हाफ लाइफ इसका 3 आवर्स होता है, जो कि ओरिजिनल जो बॉडी में वैसोप्रेसिन होता है उससे ज़्यादा होता है। तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन 3 आवर्स होता है। ये लगभग हर रूट से यूज़ कर सकते हैं IM के अलावा। IM रूट से नहीं यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग ओरल यूज़ कर सकते हैं, IV यूज़ कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से और इंट्रानेज़ल रूट से। ये इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट 30 मिनट में हो जाता है। चाहे ओरल दें चाहे IV दें, तो 30 मिनट के अंदर इसका इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है और लगभग आधे दिन तक इसका इफेक्ट रहता है। फिर अब बात करें क्या-क्या इंडिकेशन है, तो सबसे पहला जो इंडिकेशन है वो बच्चे या एडल्ट के केस में वो होता है नॉकटर्नल एन्यूरिसिस। नॉकटर्नल एन्यूरिसिस क्या होता है? नॉकटर्नल एन्यूरिसिस जो रहता है 5 इयर्स या ओल्डर जो बच्चे होते हैं उनमें ये डायग्नोसिस होता है और DSM-4 के अकॉर्डिंग it involves the urination into the bed or cloths at a frequency of at least twice per week, twice per week for 3 consecutive months. ये जो रहता है DSM-4 के अकॉर्डिंग रहता है नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस का। क्या होता है? It involves the urination into the bed or cloths at a frequency of at least twice per week for 3 consecutive months. अब जो ये रहता है नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, इसमें कोई और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग का नहीं होना चाहिए और कोई और कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तभी नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस बोलते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस और एक होता है सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। तो प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस में जो इंडिविजुअल जिसको ये प्रॉब्लम रहती है, उसने कभी भी एक ड्राई इस जो कंडीशन होती है वो अचीव नहीं की रहती है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर, मतलब 6 महीने लगातार कोई भी ड्राई नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस की बात करें, तो इसमें बीच में वो ड्राई रहता है, फिर फाइनली उसको दोबारा से नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस स्टार्ट होता है, दैट इज इंडिविजुअल बिगिंस टू वेट द बेड अगेन आफ्टर हैविंग ड्राई एट नाइट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एन्यूरिसिस। फिर उसके बाद ऐसे केसेस में जो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस होता है वो मोनोसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है और पॉलीसिम्प्टोमेटिक। मोनोसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि जो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस है सिर्फ वही प्रेजेंट है, जबकि पॉलीसिम्प्टोमेटिक में नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के साथ लट्स के सिम्टम प्रेजेंट हैं। और बच्चों में हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं अपना क्रॉस लेग ऐसे यूरिन को रोकने का कंट्रोल करें, क्रॉस लेग करके खड़े रहते हैं लट्स के सिम्टम के साथ, तो वो पॉलीसिम्प्टोमेटिक होता है। तो इतना सब क्यों समझाया? क्योंकि जो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस है, जो मोनोसिम्प्टोमेटिक नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस होता है, उसके लिए फर्स्ट लाइन जो थेरेपी होता है वो होता है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन जो रहता है ये क्या करता है? नाइट टाइम यूरिन प्रोडक्शन को कम कर देता है और ये एक फर्स्ट लाइन फार्माकोथेरेपी होता है, लेकिन फॉर मोनोसिम्प्टोमेटिक नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। इसको देते कैसे हैं? इसको हम लोग मोस्ट कॉमनली ओरल रूट से करते हैं। अगर बच्चा जो है नहीं ले रहा है तो हम इंटरनेज़ली यूज़ कर सकते हैं, बट इसको कोशिश करते हैं अवॉइड करने का, क्योंकि इसमें हाइपोनेट्रीमिया के रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओरल। अब इसका ड्रग की बात करें डोज़ की, तो डोज़ जो है
4 मिलीग्राम होता है। तो इफ़ेक्टिवली की बात करें तो ये 70% पेशेंट में इफ़ेक्टिव होता है और इसको फ्लूइड मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि इसमें वाटर इंटॉक्सिकेशन के चांसेस रहते हैं। तो जब भी हम अ, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस में डेस्मोप्रेसिन का स्टार्ट करते हैं तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं टू अवॉइड वाटर इंटॉक्सिकेशन। तो जैसा मैंने बताया था कि जो नेज़ल स्प्रे के फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इसको टैबलेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट के फॉर्म में एक लो डोज़ आता है, ये लो डोज़ है 25 माइक्रोग्राम और 50 माइक्रोग्राम। जबकि ये जो 0.2 मिलीग्राम जो होता है इज़ इक्वल टू कितना हो गया 200 माइक्रोग्राम। तो ये 200 ये हाई डोज़ में आता है। तो जो हाई डोज़ में रहता है उसको हम लोग नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस में यूज़ करते हैं, जबकि लो डोज़ को हम लोग नॉक्ट्यूरिया में यूज़ करते हैं। फिर इंजेक्टेबल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईवी और सबक्यूटेनियस यूज़ कर सकते हैं 4 माइक्रोग्राम और ये जो है आईएम नहीं यूज़ होता है। आईएम नहीं यूज़ होता है, इससे 70% पेशेंट में इफ़ेक्टिव होता है। दूसरा डायबिटीज़ इंसिपिडस जो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसमें एडीएच की जगह हम लोग वैसोप्रेसिन इसको एज़ अ एडीएच यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया जो रहता है मैनेज कर सकते हैं। और डोज़ को हमेशा यूरिन आउटपुट और ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पे टाइट्रेट करना रहता है। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली एक होता है एसआईएडीएच, तो एसआईएडीएच के केस में ये इसका यूज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। हमें इसे सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में यूज़ करना है। फिर अब हेमेचूरिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर कोई पेशेंट हीमोफीलिया ए का है या वॉन विली-ब्रैंड डिज़ीज़ टाइप 1 है या प्लेटलेट डिसफंक्शन है, तो ऐसे केसेज़ में हम लोग जो है डेस्मोप्रेसिन को यूज़ कर सकते हैं, तो इससे ब्लीडिंग को कम करता है। तो जो भी पेशेंट ऐसे जो ब्लीडिंग प्रोन इंडिविजुअल होता है, जिनकी सर्जरी होनी है, उन केसेज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसका जो डोज़ होता है 0.3 माइक्रोग्राम पर केजी ओवर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इसका एक्शन होता है, तो 0.3 माइक्रोग्राम पर केजी ओवर 30 मिनट्स, तो इससे ब्लीडिंग कम हो जाएगा। ब्लीडिंग कम होगा तो ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत कम होगी, ट्रांसफ्यूज़न रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। अगर सीकेडी का जो पेशेंट होता है, उस केस में यूरिया की वजह से कई बार प्लेटलेट जो रहते हैं, वो ढंग से काम नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं यूरेमिक प्लेटेलेट डिसफंक्शन। ऐसे केसेस में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में डेस्मोप्रेसिन देने से प्लेटेलेट का फंक्शन इम्प्रूव होता है। इसलिए इस हम लोग यूरेमिक प्लेटलेट डिसफंक्शन में डेस्मोप्रेसिन देते हैं क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में हमें रीनल बायोप्सी करना रहता है और एवी फिस्टुला सर्जरी करनी रहती है और छोटे-मोटे यूरोलॉजिकल प्रोसीजर करने होते हैं, तो ऐसे में हम लोग ब्लीडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करें नॉक्ट्यूरिया का, तो नॉक्ट्यूरिया अगर एल्डरली मेन और वीमेन में नॉक्ट्यूरिया हो रहा है, तो एफडीए ने इसको अप्रूव किया है कि हम लोग लो डोज़ डेस्मोप्रेसिन यूज़ करें। 25 माइक्रोग्राम जो रहता है वीमेन में और 50 माइक्रोग्राम मेन में। हमें हाइपोनाइट्रेमिया का ध्यान देना होता है, इसलिए हम लोग सोडियम लेवल मॉनिटर करते रहते हैं। अब बात करें डोज़िंग का, तो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस और नॉक्ट्यूरिया सबसे पहले देखते हैं, तो 0.2 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम इज़ इक्वल टू कितना होता है 1000 माइक्रोग्राम। तो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस में डोज़ कितना हो गया 200 माइक्रोग्राम टू 400 माइक्रोग्राम। तो अगर नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस हो रहा है तो 200 माइक्रोग्राम है और 200 माइक्रोग्राम से 400 माइक्रोग्राम बेड टाइम पे लेते हैं। जबकि नॉक्ट्यूरिया के केस में अगर वीमेन है तो 25 माइक्रोग्राम लेते हैं और इन केस ऑफ मेन 50 माइक्रोग्राम। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉक्ट्यूरिया क्या होता है। जो नॉक्ट्यूरिया का डेफिनेशन है इंटरनेशनल कॉन्टिनेंस सोसाइटी उसने दिया है और उसके अकॉर्डिंग जो रहता है जो नॉक्ट्यूरिया होता है, इट इज़ अ सिम्पटम ऑफ वेकिंग वन और मोर टाइम्स ड्यूरिंग द मेन स्लीप पीरियड टू पास द यूरिन, ठीक है? और ईच एक्ट ऑफ यूरिनेशन मस्ट बी प्रिसीडेड बाय स्लीप एंड फॉलोइंग द यूरिनेशन देयर मस्ट बी इन इंटेंशन टू रिटर्न टू स्लीप। तो ये आईसीएस की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सोए रहते हैं तो सो अगर एक बार भी हमारी नींद खुली यूरिन पास करने के लिए और फिर दोबारा हम सो गए, तो वो नॉक्ट्यूरिया में आता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट सोसाइटी। बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो जो नेज़ल रूट से यूज़ करते हैं तो उससे नेज़ल इरिटेशन होता है, जबकि हेडेक और नौज़िया हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया इसका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन में से एक है। वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, सीज़र हो सकता है। कई बार ड्रग की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी और फ्लशिंग हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। हाइपोनेट्रीमिया मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, स्पेशली इन एल्डरली एंड चिल्ड्रन, तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे ध्यान देना रहता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब है? अगर कोई हाइपोनेट्रीमिया का है या हिस्ट्री ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन है, तब नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर किडनी का क्रिएटिनिन क्लीयरेंस लेस देन 50 है, तो भी नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अब क्या होगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, तो वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से क्या होगा, इनपुट बढ़ेगा और कार्डियक फेलियर हो जाता है और बीपी भी बढ़ता है।
तो ऐसे केसेज़ में हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर एसआईएडीएच में नहीं यूज़ करते हैं, लूप डाययूरेटिक्स के साथ नहीं यूज़ करते हैं और एसएसआरआईज़ के साथ यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या-क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है? एक हाइपोनाट्रीमिया और हिस्ट्री ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन है, उसमें नहीं यूज़ करते हैं। क्रिएटिनिन क्लीयरेंस 50 एमएल पर मिनट से कम है, उसमें नहीं यूज़ करते हैं। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, कार्डियक फेलियर, एसआईएडीएच, कॉन्करेंट लूप डाययूरेटिक्स और एसएसआरआईज़ ऐसे केसेज़ में नहीं यूज़ करते हैं। क्या-क्या मॉनिटर करते हैं? तो मॉनिटर करने के लिए हमें सीरम सोडियम मॉनिटर करना रहता है बिफोर एंड ड्यूरिंग द थेरेपी। हमें यूरिन का वॉल्यूम चेक करते रहना है और ऑस्मोलैरिटी चेक करना है इन केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस और पीरियोडिकली हमें सिम्पटम्स और साइड इफेक्ट्स चेक करते रहना है। हमें क्या-क्या ध्यान रखना है कि जिन पेशेंट में कॉम्प्रोमाइज़्ड फ्लूइड क्लीयरेंस है, जैसे कि जिनमें जो बुड्ढे लोग होते हैं, सीएचएफ है, तो ऐसे केसेज़ में हमें डेस्मोप्रेसिन अवॉइड करना चाहिए, कार्डियक फेलियर हो सकता है। फिर इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन अ केस ऑफ डीडीपी, डीडीएबीपी चैलेंज टेस्ट इन केस ऑफ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर जो नॉक्ट्यूरिया रिलेटेड स्लीप डिस्टर्बेंस होता है और ऐसे केसेस में जो हम लोग कैथेटराइज़ेशन करते हैं, तो उसका इंसिडेंस हम लोग इस ड्रग के थ्रू कम कर सकते हैं। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और रिफ्लक्स डिज़ीज़ है, तो उसमें हम लोग इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं।